सुप्रभात। मैं डॉक्टर अरुण मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में आप सभी प्रशिक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण सभी विषय की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हो गई हैं। उसी के संदर्भ में आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत लेखन शिक्षक की विधियां और लिखना प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखना क्या है, लेखन क्या है? अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति लिपि के माध्यम से करना है, लिखना कहलाता है। जब से हम मौखिक अभिव्यक्त करते हैं और उसको एक यथार्थ रूप प्रदान करने के लिए हम उसको लिपि के माध्यम से अपनी भाषा, अपने क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से उसको लिखते हैं और अपने विचारों, अपने मन की जो निश्चित भाव है उसको हम आप लेखन शैली के द्वारा उसको जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा की दक्षताओं में लेखन का स्थान सुनने, बोलने तथा पढ़ने के बाद आता है। लिखते समय जो भी हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, जो भी विचार उठते हैं, उसको हम शब्दशः लिपिबद्ध करते हैं। और लेखन कार्य करते समय भी हम किसी से बातचीत करते रहते हैं। अक्षरों को पढ़ने में कुशल होने पर लिखना आसान होता है, क्योंकि अक्षर की पहचान, ध्वनि और आकार मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बन जाते हैं। पढ़ना और लिखना अलग नहीं है, बल्कि साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि पढ़ना और लिखना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। और हम जन्म से ही जब से बोलना सीखते हैं, उस चीज को, अपने भावों, विचारों, अभिव्यक्ति को लेखन क्रिया द्वारा यथार्थ स्वरूप प्रदान करते हैं। लेखन शिक्षक की विधि के अंतर्गत लेखन दो प्रकार का होता है। पहला, जिसमें हम किसी निर्देशन का पालन कर रहे होते हैं, जैसे श्रुत लेख लिखना या कुछ और देख कर लिखना। श्रुत लेख, सुलेख, जिसको हम सुन करके लिपियों के माध्यम से उसको एक लेखनी का रूप देते हैं, या जो हम किसी के द्वारा सुनते हैं उसको हम लिपि के द्वारा अपने लेखन के रूप में परिमार्जित और परिवर्तित करते रहते हैं। और आलेख और सुलेख को हम लेखन क्रिया द्वारा यथार्थ स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसे यांत्रिक लेखन कहते हैं। लेखन के अंतर्गत दूसरा लेख वह होता है जिसमें चिंतन, सृजन और मनन अधीन होता है, जिसमें भावों, विचारों को वाक्यों, अनुच्छेदों में व्यक्त करते हैं। इस तरह के लेखन को, जिसे हम यथार्थ स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्व अध्ययन और लेखन दोनों दो चीजें होती है। स्व अध्ययन तो हम करते हैं,
लेकिन लेखन जो होता है हमें उसको जो है यथार्थ स्वरूप प्रदान करता रहता है। और ये लेखन शिक्षण जो होता है इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं और सभी भाषा वैज्ञानिक और जो भी लेखक हैं लोग अपने विचारों को, अपने मंतव्यों को अलग अलग तरीके से व्यक्त किए हैं। बालक जब से इस धरा पर अवतरित होता है और वह सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा को बोलता है जो वह सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह उसी मौखिक भाषा मातृभाषा को वह लिख कर अपने भावों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त करता है। मारिया मॉन्टेसरी जी ने कहा है कि बालक को सर्वप्रथम पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना, या पहले ही लिखना सिखाया जाए। इसमें अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों, विचारकों का अलग अलग मत है कि बालक को सर्वप्रथम पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना सिखाया जाए, या पहले लिखना सिखाया जाए या बाद में लिखना सिखाया जाए। लेखन शिक्षण की विधियों के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिकों के जो अपने विचार हैं, जो अपने मंतव्य हैं, उसके संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं और तरह तरह के मत हैं। इस संबंध में श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने भी आप सबको बताया कि स्वाध्ययन और लेखन दोनों दो चीजें हैं। स्वाध्ययन से हमारे अंदर तरह तरह के विचार, भाव प्रस्फुटित होते रहते हैं और जब उसी भाव विचारों को हम लिपि के माध्यम से लिखते हैं तो उसको वो हमारे मानसिक स्तर, स्मृति पटल पर जो है अस्थायी रूप से बने रहते हैं, यथार्थ रूप में बन जाते हैं स्मृति पटल पर बराबर। एक तरह से कह सकते हैं कि वो कभी भी विस्मृत होने योग्य नहीं होती है। इसीलिए श्रीमती मॉन्टेसरी जी ने कहा है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, पढ़ना बाद में। परंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलाने के पक्षधर हैं और उसमें उन्होंने लेखन शैली, व्याकरणिक कोटियां, हमारे जो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, उसका पालन करते हुए जो व्याकरणिक कोटियां हैं, जो उसके मानक है, चाहे वो परिनिष्ठित हिंदी हो, मानक हिंदी हो, या फिर अपने क्षेत्रीय बोलियां हो जिसमें हम आप संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जो भी हो हमारी क्षेत्रीय बोलियां, उसमें ही अपने भाव विचारों को लिखने का सुअवसर होता है। और हमारी वो क्षेत्रीय बोलियां हैं एक दूसरे लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने में बहुत हद तक कहीं कहीं सहायक होती है, कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि क्षेत्रीय बोलियां जो होती है समझने में एक दूसरे को आसान होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब जन्म से ही जो हम अपने माँ से सबसे पहले सीखते हैं, इसलिए हिंदी मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी माँ से उस चीज को सीखते हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उससे हम आप सीखते हैं, उसके बाद अपने आसपास के रहने वाले लोगों के बीच में वही बोली, वही भाषा को अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते रहते हैं और सीखने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। और
तरह तरह के भाषा वैज्ञानिक, तरह तरह के विचारक इस संदर्भ में अपना अपना मत दिए हैं कि भाषा सीखने में और लेखन करने में ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए अपनी मातृभाषा में ही वार्तालाप करें, संवाद करें, तत्पश्चात उसको लेखन के द्वारा, लिपि के द्वारा उसको जो है लेखन कार्य में यथार्थ स्वरूप प्रदान करें। तो इस संदर्भ में लेखन शिक्षण की अपनी अलग अलग विधियां हैं, तरह तरह के विचार हैं और इसमें भी अक्षरों व वर्णों को सुंदर और सुडोल बनाना ही लिखना है। लिखकर हम अपने विचारों का दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जिससे शुद्ध, सुनिश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से अपने भाव एवं विचारों को क्रमायोजित, लिपिबद्ध प्रकाशन की लिखित रचना होती है, जिसे हम लेखन कहते हैं। लेखन शिक्षा, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि लेखन कैसा होना चाहिए, लिखना होता क्या है, और लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से भाषा भावों विचारों का प्रवाह होता है। भाषा के भी दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भावों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वन्यात्मक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो मौखिक कहलाता है, और यही भाषा लिपिबद्ध कर दी जाए तो लिखित भाषा का रूप में धारण कर लेती है। लिखते समय हमें कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम का कहाँ कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, और इसका ये जो व्याकरणिक कोटियां हैं जो भाषा वैज्ञानिकों द्वारा मानक निर्धारित किया गया है, उसको जो है समय समय पर हमें लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाना है। ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा बराबर संवाद करते समय दी जाती है, और शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो आपका उसे भाषा जो होती है कोई हो, मौखिक या लिखित, वो एकदम वर्ड या फिर शब्द, वाक्य, पद का रूप जब धारण करते हैं तो कहीं न कहीं वो विस्तार ग्रहण करते हैं और विस्तृत रूप में उसको हम देते हैं। और बहुत सारी भाषाएं हैं, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, और जैसा कि आप सबको पता है कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा गया है, वैसे ही हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में लिखित भावाभिव्यक्ति के लिए देवनागरी लिपि की शिक्षा परम आवश्यक है। जब तक हम व्याकरणिक कोटियों, चाहे वो लिपि हो चाहे वो व्याकरण हो, इसका हमें ज्ञान होना अत्यावश्यक है, और इसके अभाव में हम शुद्ध लेखन नहीं कर सकते। पढ़ना तो सब लोग जानते हैं, पढ़ना आसान होता है, और हिंदी की अपनी परंपरा रही है कि दूसरा व्यक्ति समीप ही हो तो व्यक्ति बोलकर अपने भाव विचारों को प्रकट करता है, दूर व्यक्ति है तो हम उस कोशिश करना चाहिए पहले हम उसके समीप जाए और उसके अपने विचारों को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, और उस व्यक्ति के विचार मेरे तक आए। इससे होता है कि पहली चीज की एक वैचारिक सामंजस्य स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम होता है, और लिखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कलम
और किताब, और जिस उसका पर हम अपना एक तरह से लेखन कार्य करते हैं, उसका हमारे आंखों से कितने दूरी पर होना आवश्यक होता है, ताकि हम उस अमुक पुस्तक से जिससे हम लेखन कार्य कर रहे हैं, जो हमारा लेखन कार्य करने में सहयोग जो पुस्तक में योगदान है, उससे जो है समझने का और लिखने का अच्छा प्रयोग होता है। और विशेष करके हिंदी वर्णमाला में जो है ध्यान देना चाहिए कभी भी लिखते समय। जैसे इसमें कुछ होते हैं, बहुत से जैसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भ्रमित रहते हैं कि ये वर्णमाला, अगर किसी भी शिक्षक से या किसी बच्चे से कह दिया कि आप वर्णमाला का विस्तार कीजिए, इनका जैसे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तो वहां भी होता है। हम अब मौखिक अभिव्यक्ति तो करते हैं, सुनते सबसे हैं कि हाँ स्वर क्या है, लेकिन स्वर सबसे पहले जानना होगा कि स्वर है क्या। स्वर जिसका उच्चारण बिना किसी सहारा से, बिना किसी सहयोग के हो, जो स्वर होते हैं स्वयं से निर्मित होते हैं, वही स्वर कहलाते हैं। और स्वर जो होता है बिना किसी व्यंजन के सहारे के उच्चारित होता है, स्वर कहलाता है। और व्यंजन होता है, व्यंजन है क्या, व्यंजन में कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि व्यंजन की संख्या 49 है, कुछ लोग 35, कुछ लोग 32, लेकिन जब तक हम इस चीज को जानेंगे नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये चीज हमारे मानक पर निश्चित है, या हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और जब तक हम उसका वर्गीकरण नहीं कर लेते हैं, स्वर हो, व्यंजन हो, या फिर जैसे आगे चल करके ध्वनियां होती हैं या लिपि होती है, और सारी चीजें हैं कि जैसे आगे आप सस्वर वाचन क्या होते हैं, मौखिक वाचन क्या होते हैं, तो सस्वर वाचन करने के लिए भी हमको व्याकरणिक कोटियों का ज्ञान होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो एक परिनिष्ठित हिंदी होती है, जो उसका स्तर होता है, उसको जानना समझना अत्यावश्यक होता है। तो आज मैंने आप सबसे लेखन शिक्षा और लेखन शैली के बारे में चर्चा किया, और आप सब आगे भी अभी इसका शीर्षक जो इकाई 6 है, आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि लिखने की आवश्यकता क्यों होती है हमारे दैनिक जीवन में, भाषाओं का प्रयोग क्या होता है, लिखने का महत्व क्या होता है, और इसकी उपयोगिता क्या है, और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर भी हम आप सबसे चर्चा करेंगे। और बस आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।